नमस्कार मित्रों, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। कॉमटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। सभी पढ़ें सभी बढ़ें उद्बोधन के साथ कॉमटेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर्स के साथ। आइए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने मिट्टियों के बारे में चर्चा की थी। जलोढ़ मिट्टी में प्रमुख फसलें होती हैं धान की, गेहूं की, गन्ना की, दलहन की और तिलहन की। लाल पीली मिट्टी में प्रमुख फसलें होते हैं तंबाकू, धान, रागी, ज्वार, कपास, गेहूँ, मक्का। और काली मिट्टी की जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं कपास, सोयाबीन, चना, गेहूं, केला, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। और वहीं लेटराइट मिट्टी में जो प्रमुख फसलें होती हैं चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, सिनकोना, कहवा और उसकी बागानी और खेती। और मरुस्थलीय मिट्टी में जो फसलें होती हैं वह बाजरा, ज्वार, सरसों, जौ और मोटे अनाज। पर्वतीय मिट्टी में जो मुख्य फसलें होती हैं सेब, नाशपाती, आलू, चाय, गेहूँ, मक्का। और लवणीय और क्षारीय मिट्टी में जो फसलें होती हैं वो प्रमुखतः हैं धान, गन्ना, अमरूद, जामुन, आंवला, बरसिम और लवण प्रतिरोधी फल, वृक्ष और फसल। और दलदली मिट्टी में जो फसलें होती हैं मुख्य वो हैं धान और मैंग्रोव वनस्पतियाँ। अब हम चर्चा करेंगे कि लैटराइट मृदा क्या होती है। ये उष्ण भागों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है जो कि भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों में इसका सर्वाधिक विस्तार होता है। अगली जो महत्वपूर्ण मृदा है वो है चरनोजम मृदा। तो चरनोजम मृदा शीतोष्ण कटिबंधीय घास वाले भागों में पाई जाती है और इसमें ह्यूमस और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें मुख्यतः गेहूं की खेती होती है। मरुस्थलीय मिट्टी वनस्पतियों कमी होने के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी हो जाती है और तीव्र केशिका क्रिया के कारण इसमें चूना की मात्रा ज़्यादा होती है। टेरा रोसा मिट्टी की चर्चा करेंगे। टेरा रोसा मिट्टी लाल रंग की मिट्टी है जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में चूना पत्थर शैल के ऊपर विकसित होती है। देखिए मेरे बोलने की स्पीड इस समय ज़्यादा रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही निकट है और सिलेबस और रिवीजन कैप्सूल मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप एक रिवीजन कैप्सूल की तरह से इस लेक्चर्स को लें, श्रवण करें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रैक करने की कोशिश करें कि कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए मेरे लेक्चर से श्योर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वातोड़ या लोयस मिट्टी जो होती है ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए पदार्थों के निक्षेप से बनती है और इसका निक्षेप मरुस्थलों से दूरवर्ती क्षेत्रों में होता है। इसके कण बहुत बारीक होते हैं और इस मिट्टी में परतें नहीं पाई जाती हैं। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण विस्तार जो है उत्तर पश्चिमी चीन में है। अब हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि किस मृदा में किस चीज़ की प्रचुरता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की प्रचुरता होती है। लाल पीली मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी में लोहा, पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में लवण, फास्फोरस की प्रचुरता होती है। पर्वतीय मिट्टी में जीवांश की प्रचुरता होती है। पीट मृदा में नमक की प्रचुरता होती है। लवणीय मृदा में NaCl की, सोडियम की, पोटेशियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। देखिए किस मृदा में किस प्रकार के कमी होती है इस पर भी चर्चा। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही मॉडरेट आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल के क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि किन तरह की मृदाओं में किस चीज़ों की कमी होती है। ये प्रचुरता हमने पढ़ा। अब कौन सी कमी होती है। जलोढ़ मृदा में NP और जीवांश की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी में NPK और जीवांश की कमी होती है। काली मिट्टी में NP और जीवांश की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में NPK, जीवांश और चूना की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में जीवांश और नाइट्रोजन की कमी होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस की कमी होती है। लवणीय या क्षारीय मिट्टी में कैल्शियम, नाइट्रोजन की कमी होती है। पीट मृदा में जैविक पदार्थ और घुलनशील फास्फोरस और पोटास की कमी होती है।
ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को कंटिन्यू करता कॉम्टेरिया अगले टॉपिक पे आता है। जिस मिट्टी में जीवांश होता है उसमें नाइट्रोजन भी होता है। देखिए हमारे शरीर में ही नाइट्रोजन है। और प्राकृतिक ऑक्सीन क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीन है इंडोल एसिटिक एसिड। और मरुद्भुत पौधे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी में ही उगते हैं। अब हम बताएंगे कि किस मिट्टी में किस चीज़ की मात्रा का प्रतिशत क्या है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है। बलुई मिट्टी में 85% बालू होता है और चिकनी मिट्टी का गाद होता है 15%। चिकनी मिट्टी में 50% चिकनी मिट्टी होती है और गाद और बालू होता है 50%। चूना प्रधान मिट्टी में CaCO3 होता है 90 से 100% और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। दोमट मिट्टी में 30 से 50% बालू होता है और 30 से 50% गाद होता है और 20% से कम चिकनी मिट्टी होती है और 10 से 15% ह्यूमस होता है। चूना प्रधान मिट्टी जो है चूना पत्थर के अपक्षय से निर्मित होती है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है मृदा अवकर्षण क्या है? तो मृदा अवकर्षण क्या है? सॉइल डिप्लीशन। मृदा की उर्वरता के ह्रास को मृदा अवकर्षण कहा जाता है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का कारण मृदा अवकर्षण ही होता है। भारत में मृदा की समस्याएं क्या क्या हैं? इस पर भी चर्चा हमें करनी चाहिए। भारतीय मिट्टी में समस्याएं हैं कि मृदा अपरदन की समस्या है, जल क्रांति की समस्या है, क्षारीय भूमि की समस्या है, बंजर भूमि की समस्या है, मरुभूमि विस्तार की समस्या है और मृदा अवक्षय की समस्या है। अब हम पढ़ेंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है। हमने मृदा अवकर्षण के बारे में चर्चा की, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा अपरदन क्या होता है। सॉइल इरोजन, व्हाट इज़ द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। एक ऐसी भौतिक क्रिया है जिसमें मृदा निर्माण और मृदा अपरदनी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन मानवीय प्रक्रियाओं ने इसे असंतुलित कर दिया है। जल और वायु द्वारा मृदा के आवरण का विनाश ही मृदा अपरदन कहलाता है, सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन दो प्रकार के होते हैं, जल द्वारा और वायु द्वारा। जल द्वारा मृदा अपरदन 9 प्रकार का होता है। अपस्फुरण, सागरी क्षरण, अवनलिका क्षरण, परत क्षरण, पीटिका क्षरण, सरिता का क्षरण, हिमानी क्षरण, क्षुद्र सरिता क्षरण और भूस्खलन क्षरण। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे कॉम्टेरिया निरंतर चर्चा करता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि अवनालिका अपरदन क्या होता है। व्हाट इज़ द गुली इरोशन? ये क्षुद्र सरिता अपरदन का विकसित रूप होता है। अवनालिका अपरदन तीव्र ढालों पर होता है। ये जुलाई में नष्ट नहीं होते, आगे चलकर नालियाँ, नालों, नदियों का रूप धारण कर लेते हैं। ये बीहड़ क्षेत्र बनाते हैं और मालवा पठार का चंबल नदी वाय क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस समस्या से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात विशेष रूप से प्रभावित होता है। जल द्वारा मृदा अपरदन की क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि यह प्रक्रिया जो है किस प्रकार चलती है। तो जल द्वारा मृदा अपरदन की प्रक्रिया चलती है। आसफाल अपरदन, जब जल पत्तियों से नीचे गिरता है। दूसरा होगा परत अपरदन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। तीसरा है नदिका अपरदन, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं। चौथा है अवनालिका अपरदन, जब रील अपरदन की नालियाँ बड़ी हो जाती हैं। इस अपरदन से बीहड़ और उत्खात भूमि का निर्माण होता है। धारा चैनल अपरदन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। देखिए क्वेश्चन बड़े ही मॉडरेट फेज़ में आजकल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई भी बड़े ही मॉडरेट फेज में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस काफ़ी टफ हो गया है। यूपीएससी पैटर्न पर पढ़ाई
करने पर ही सफलता आपको प्राप्त होगी। जल द्वारा अपरदन की चर्चा हम कर चुके हैं, अब हम वायु द्वारा अपरदन की चर्चा करेंगे। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, चंबल और यमुना नदियों के उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिम हिमालय का गिरिपदी क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के साथ साथ लेते हुए ये सारा क्षेत्र। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, मालवा पठार तक, और महाराष्ट्र काली मिट्टी का क्षेत्र, और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का शुष्क क्षेत्र। बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहा जाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि या बैड लैंड कहते हैं। देखिए, बैड लैंड एक वेब सीरीज भी बनाई गई है। चंबल घाटी में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य राजस्थान है, और पृथ्वी की आंत जो है केचुआ को कहा जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रायः पूछ लिए जाते हैं मृदा अपरदन से। मृदा उर्वरता का बैरोमीटर केचुआ को कहते हैं। अब हम मृदा के एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जलाक्रांत मृदा, वाटर लॉग्ड सॉइल। फसल की आवश्यकता से अधिक जल के भूतल या भूमिगत रूप में जमा हो जाने पर दलदली भूमि हो जाती है, और उसके पृष्ठ भाग पर जल धारण क्षमता के आसपास सदैव नमी बनी रहती है। इस प्रकार की मृदा को जलाक्रांत मृदा कहा जाता है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण बीज का जमाव नहीं हो पाता है ऐसी मृदाओं में, और जड़ों के समीप कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, अतः फसल सूखने लगती है। अब मृदा को सुधारने के लिए किस किस तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं? अम्लीय मृदा सुधारक में कैल्शियम चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट, और बिना बूझे हुए चूने का प्रयोग कर सकते हैं। क्षारीय मृदा सुधारक के लिए हर चौथे वर्ष में उस जमीन पर जिप्सम का छिड़काव किया जा सकता है, और पाइराइट्स के द्वारा, और धान और ढेंचा जैसी फसलों का उत्पादन कराकर हम क्षारीय मृदा सुधार कर सकते हैं। तेजाबी मृदा सुधारक होगा कैल्शियम सुपरफास्फेट और लाइम। मृदा की लवणता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में है, जान जाइए आप। और भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा क्षेत्र जो है गुजरात में पाया जाता है। ये प्रश्न प्रायः पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश विशेष में। अब हम चर्चा करेंगे कि मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। मृदा संरक्षण के लिए हम ढाल वाले खेतों पर सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। अंगुलियाकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर रोपण करके समाप्त किया जा सकता है, और बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांध बना सकते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर रेत कणों का प्रसार रोकने के लिए वृक्षों की रक्षक मेखला बनानी चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। पुनर्नवीनीकरण करना चाहिए। ज़्यादा अपरदन वाले क्षेत्रों में घासों और छोटी वनस्पतियों का रोपण करना चाहिए, क्योंकि बड़े पेड़ों की तुलना में मिट्टी को ज़्यादा मजबूती से बांधे रखते हैं छोटे पौधे। वायु द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए वायु अवरोधक वृक्ष जैसे बबूल, कैजुराइन, प्रोसेपेस ऐसे पेड़ लगाने चाहिए, और फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाकर आप वायु अपरदन को कम कर सकते हैं, और पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाने से भी हवा की गति कम की जा सकती है। और रक्षक पट्टियों
ने पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान भी किया है और मृदा की उर्वरता का जब ह्रास होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं मृदा अवकर्षण, और मृदा के आवरण का विनाश जो है होता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि मिट्टी का रंग क्यों, रंगीन मिट्टियाँ क्यों आती हैं, किस रंग की मिट्टियाँ किस तत्व के कारण होती हैं। तो लाल रंग की मिट्टी फेरस ऑक्साइड के कारण होती है, पीला रंग मिट्टी का फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, काला रंग मिट्टी का लोहे की अधिक मात्रा के कारण होता है, और सफ़ेद रंग यह चूना या नमक की अधिक मात्रा के कारण होता है। अब हम एक चीज़ पे चर्चा करेंगे कि भारत में बंजर भूमि की वृद्धि क्यों हो रही है, क्यों बंजर होती जा रही है भूमि, इस पर कभी आपने चर्चा की? क्योंकि शुष्क प्रदेशों में वन विनाश और अत्यधिक चराई से मरुभूमि में वृद्धि हो रही है। आर्द्र प्रदेशों में वनों की अत्यधिक कटाई से अत्यधिक मृदा अपरदन हो रहा है और नहरों द्वारा विस्तृत और गहन सिंचाई से होने वाला जल भराव और बीहड़ और अवनालिका अपरदन के कारण, स्थानांतरित कृषि के कारण और बाढ़ के समय तटीय क्षेत्रों में जलमग्न होने के कारण बंजर भूमि की वृद्धि हो रही है। कृषि रसायनों के प्रयोग से अबिंदु प्रदूषण होता है। कृषि रसायनों से भारतीय कृषि क्षेत्र में वाहित जल ऐसे रसायनों को तालाब, झील, नदियों में पहुंचकर प्रदूषित करता है। पौधे के माध्यम से ये विषाक्त रसायन आहार श्रृंखला में प्रवेश करके मानव स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करते रहते हैं। मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए हम 20 वर्षीय सघन राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत कार्य कर सकते हैं। देश में बंजर भूमि के विकास और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत कार्य कर सकते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के तहत कार्य कर सकते हैं। ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं जो कि भूमि के बंजरता को, और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत भी हम भूमि के बंजरपन को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी योजनाएं चलाई। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। भारत की मिट्टी से संबंधित भारत के भूगोल का बड़ा ही रोमांचक चैप्टर चल रहा है। आइए हम चर्चा करते हैं। भारत की मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो रेगूर मिट्टी होती है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या किससे संबंधित है? भारत में मृदा अपक्षय समस्या जो है वनोन्मूलन से संबंधित है। किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? तो ऐसी भूमि जो होती है वो काली भूमि, काली मिट्टी कहलाती है। देश की मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? देखिए, अपने देश की मिट्टियों में स्वतः कृषि मिट्टी जो है वो कही जाती है। कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी जो है वो है चीका मिट्टी। लाल मिट्टी के संबंध में हम देखेंगे कुछ तथ्य, कौन कौन से अच्छे तथ्य हैं जो कि लाल मिट्टी की गुण को प्रदर्शित करेगी। तो लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति से लाल रंग होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं एवं ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अधिकांशतः पाई जाती हैं। लेकिन अगर कहीं एक ऑप्शन ये आपको दे दे कि लाल मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती हैं तो यही ऑप्शन गलत होगा। लाल मिट्टियाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, ये घाटी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है। लैटराइट मिट्टी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, लैटराइट मिट्टी का प्रयोग सबसे ज़्यादा भवन निर्माण के लिए किया जाता है। भारत की मिट्टी में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित होती है? तो भारत की मिट्टियों में बेसाल्ट के लावा से
बेसाल्ट के लावा से अपक्षय से जो मिट्टी होती है वो महत्वपूर्ण मिट्टी का नाम है रेगूर मिट्टी। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित मिट्टी जो है वो है रेगूर मिट्टियाँ। अगला प्रश्न लेते हैं, लैटराइट मृदाओं की प्रधानता किसमें है? तो लैटराइट मृदाओं की प्रधानता है मालाबार तटीय प्रदेशों में। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि डायरेक्ट यूपी पीसीएस परीक्षा 2000 में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न लेते हैं भारतीय मिट्टी से, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। लैटराइट मृदाएं सबसे ज़्यादा मालबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती हैं और रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए। ऐसे ही प्रश्नों पर आप विवेचना करिए बचे हुए दिनों में, उस पर रिवीजन करिए। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। कौन सा तत्व है जो भारत की मृदाओं में सबसे कम होता है? ये जो है जस्ता की कमी होती है भारत की मिट्टियों में। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया है कि मिट्टियों में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान हम करेंगे खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। क्षारीयता की समस्या का समाधान और किसके प्रयोग से मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल हो सकता है? तो देखिए तत्व है जिप्सम। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारतवर्ष में? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कछारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कछारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, भारत के वनों पर चर्चा करते हैं। देखिए भारतवर्ष वनों का प्रदेश है, वन संपदा से परिपूर्ण भारतवर्ष। भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला, भारी वर्षा वाला वन है वो सघन वन है और सामान्य वर्षा का जो वन है वो खुला वन है और कम वर्षा का जो वन है वो है कटीला और झाड़ियों वाला वन है। भारत में वनों के 8 प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत में वनों के 8 प्रकार देखने को मिलते हैं। इन वनों के 8 प्रकारों की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो कि भारत में 41.87% है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कि भारत में 19.73% है। उष्णकटिबंधीय आंशिक सदाबहार वन जो कि 13.79% है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार आर्द्र वन जो कि 2.92% है और उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो कि 2.25% है और वेलांचली और दलदली वन ये 0.69% है। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ये 0.13% है। उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्वतीय वन ये 0.13% है। कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? देखिए हिमालय पर्वत पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है।
भारत की वनस्पतियों को सामान्यतः 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिनको कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, अधिक वर्षा वाला सदाबहार वन, ऐसे नामों से भी जाना जाता है। दूसरा जो वनस्पतियों का क्रम है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिसको कि मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो वनस्पति की प्रकार होती हैं भारतवर्ष में, वो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, जिनको कि शुष्क वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय, कांटेदार वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा जो प्रकार होता है वनस्पतियों का, वो डेल्टाई वन, जिनको मैंग्रोव वन या समुद्री या खाड़ी वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। और आखिरी जो पांचवा प्रकार है भारत में वनस्पतियों का, वो है पर्वतीय वन। इन्हीं प्रकार के वनों पर और वनस्पतियों की चर्चा पर आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर हमारा भारत के वन पर है। महत्वपूर्ण लेक्चर्स की श्रृंखलाएं चालू कर चुका है कॉम्पिटेरिया एजुकेशन चैनल, जो कि पूर्णतः आपको यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस एवं बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तक भारत के भूगोल के ऐसे नए प्रश्न और ऐसे चकित कर देने वाले प्रश्न 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछे गए, तो भूगोल की महत्व को एक नए आयाम तक पहुंचाता है कि भूगोल के प्रश्नों को हल्के में ना लें, इसको जड़ से और चेतना तक आपको पढ़ना पड़ेगा। भूमध्य रेखीय वनों के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिरते हैं और ऐसे वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में ऐसे भूमध्य रेखीय वन मिलते हैं। ये अत्यंत घने होते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इन वनों की भूमि दलदली होने से इनका विदोहन कठिन होता है और ये औद्योगिक महत्व वाले वन होते हैं। इनका आर्थिक महत्व कम होता है और ये वन हर्बल जैव संपदा से संपन्न होते हैं और इनमें हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं मिलती हैं। दूसरा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण वन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए बड़े ही ध्यान से सुनिए। उष्णकटिबंधीय पतझड़ मानसूनी वन कम घने वन होते हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने हेतु गर्मी प्रारंभ होती है ये अपने पत्तियां गिरा देते हैं और ये पतझड़ वन, मानसूनी वन कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को पतझड़ वन या मानसूनी वन भी कहते हैं। देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन होते हैं और इनको जल की उपलब्धता के आकार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए भारतीय भूगोल का लेक्चर बड़ा ही रोमांचक और बड़ा ही आकर्षक होता है, जो कि एक रोमांच पैदा कर देता है पढ़ाई में और हमेशा ही महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्णता लिए हुए या उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में एक अच्छे सिलेबस के साथ ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए सारे क्वेश्चंस लगभग इन्हीं लेक्चर्स में से आपको मिलेंगे। जब आप दीजिएगा यूपी पीसीएस प्री परीक्षा, तो कॉम्पिटेरिया के भारतीय भूगोल के स्पेशल लेक्चर्स के मैटर्स को आप देख लीजिए, इसमें से प्रश्न जरूर फंसेंगे। शुष्क पर्णपाती वन, देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन के जो 2 प्रकार हम जल के आधार पर लगा रहे हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर भी वनों को इनको 2 भागों में हम उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दूसरा जो भेद है इसका, आर्द्र पर्णपाती वन, इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका आर्थिक महत्व सर्वाधिक होता है, यहाँ पर वर्षा भी सर्वाधिक।
ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स के साथ कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल नित्य निरंतर आपके समक्ष आता रहेगा। ऐसे भारतीय भूगोल के मैराथन लेक्चर्स आपके लिए समर्पित करता है कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल। पूरे भारत में अपितु पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रचार एवं प्रसार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कई छात्र धन के अभाव में, जैसा कि मैंने देखा कि कोरोना के टाइम में बहुत से छात्रों के पास पैसे नहीं थे कि पुस्तक खरीदें, और भारत के कई छात्र पैसे के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। कॉम्टेरिया अपनी इस YouTube चैनल के माध्यम से सर्वोत्कृष्ट किताबों से और उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा पूर्णतः निःशुल्क विद्यार्थियों के समक्ष करता है। आप इन लेक्चर्स का लाभ जरूर लें। जो भी विद्यार्थी मुफ्त शिक्षा के लिए प्रेरित हों, उनको बताएं कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल के बारे में। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल ने संकल्प लिया है कि पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार पूर्णतः निःशुल्क करने का संकल्प कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल लेता है। इस समय यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय भूगोल के स्पेशल लेक्चर्स कॉम्टेरिया सीरीज में आ रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं तीसरे वन के बारे में, मरुस्थलीय वन। ऐसे वन 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष होते हैं। ऐसे वृक्षों की मोटी छाल गर्मी से इनकी रक्षा करती है और ये वृक्ष कम ऊंचाई वाले होते हैं और इनकी जड़ें गहरी होती हैं। देखिए, जो भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं जल की तलाश में उनकी जड़ें हमेशा लंबी हो जाती हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण प्रकार हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया वह है डेल्टाई वन। देखिए, वनों से प्रश्न निश्चित ही आएंगे, इसमें कोई संदेह न रखें। वन से प्रश्न 100% आएंगे। डेल्टाई वन ज्वारी और सदाबहार वन है। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये तटीय क्षेत्रों की सुनामी से रक्षा करते हैं। ये समुद्र तटीय भागों और डेल्टाओं में आर्द्र वन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, समुद्र तटीय भागों में और डेल्टाओं में इन वनों को जिन नाम से जाना जाता है वो नाम है आर्द्र वन। कंफ्यूज मत होइएगा, डेल्टाई वन और आर्द्र वन एक ही वन है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इस डेल्टा का नाम है सुंदर वन का डेल्टा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जो पश्चिम बंगाल में डेल्टा पाया जाता है उसको सुंदर वन नाम होता है, क्योंकि इस डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उस डेल्टा का नाम है सुंदर वन का डेल्टा। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पतियाँ वेस्ट बंगाल में ही पाई जाती हैं। पांचवा जो हम चर्चा करेंगे वनस्पति की वन की, वो हिमाचल क्षेत्र की वनस्पति, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों से भरपूर वनस्पतियाँ। हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों के वितरण में ऊंचाई का महत्वपूर्ण प्रभाव है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर टुंड्रा वनस्पतियों की पेटियाँ मिल जाती हैं। पूर्वी हिमालय कर्क रेखा और समुद्र से अधिक निकट है और इस भाग में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी हिमालय न केवल कर्क रेखा से अधिक उत्तर है, बल्कि यहाँ महाद्वीपीय जलवायु का भी प्रभाव है और इस भाग में वर्षा की मात्रा भी कम है। इसीलिए इन दोनों भागों की वनस्पतियों की पेटियों की ऊंचाई और सघनता में अंतर दिखता है, कम वर्षा और अधिक वर्षा। देखिए, हम बताएंगे ऊंचाई के हिसाब से पूर्वी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों की पेटियां कौन कौन सी हैं। तो वनस्पतियों का उदाहरण हम देते हैं।
5100 मीटर से ऊपर हिमरेखा, कोई वनस्पति नहीं होती है। 4875 मीटर से 5100 मीटर तक की ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति, मतलब कि छोटी झाड़ियाँ, घास और काई जैसी। 3660 मीटर से 4875 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वनस्पति, मतलब कि सिल्वर, फर और जूनिपर। 2740 मीटर से 3660 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण वनस्पति, यहाँ पे चीड़, स्प्रूस, देवार और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 1830 मीटर की ऊंचाई से 2740 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण वनस्पति, इसमें ओक, बर्च, मैपिल, लारेल पाए जाते हैं। और 900 मीटर से 1830 मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण वनस्पति, मतलब चेस्टनट और ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, हम वनस्पतियों पर चर्चा करते हैं। हिमालय क्षेत्र की, पूर्वी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों की पेटियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ते ऊंचाई घटते किस प्रकार की हिमालयी वनस्पति, क्या नाम है, वो कहाँ पाई जाती है, कितने ऊंचाई पर पाई जाती है। 900 मीटर ऊंचाई से 1830 मीटर की ऊंचाई तक उपोष्ण वनस्पति पाई जाती है, जिसको चेस्टनट या ओक के पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। 0 मीटर से 900 मीटर तक की पूर्वी